जय हिंद दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। आज भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का पुण्यतिथि है। उनको हमारे चैनल की ओर से, हमारे चैनल के फॉलोअर्स की ओर से, सब्सक्राइबर की ओर से और मेरी ओर से नमन है। तो जेपीएससी क्लासेस के कड़ी में आज मैं अगला लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ, जो झारखंड के संदर्भ में रहेगा। और आज का जो टॉपिक है वो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि पर्यावरण समस्या जो है, इसमें प्रदूषण के साथ साथ जलवायु प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या है। तो जलवायु प्रदूषण जो है, या जलवायु प्रदूषण नहीं कहते हम, जलवायु परिवर्तन कहते हैं, क्लाइमेट चेंज कहेंगे इसको। ये एक सतत प्रक्रिया है जो पृथ्वी के जो प्रादुर्भाव से लेकर अब तक अनेक बार जलवायु का परिवर्तन हो चुका है। आधुनिक समय में जलवायु परिवर्तन का जो लक्षण है वो 1980 ईस्वी के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है, 1980 के बाद। तो इसके कई कारण हैं। कुछ खगोलीय कारण हो सकते हैं, कुछ पार्थिव कारण हो सकते हैं। तो खगोलीय कारण में जैसे सौर कलंकों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। जब उसकी संख्या बढ़ने लगती है तब पृथ्वी पर मौसम ठंडा होने लगता है, साथ ही आर्द्रता बढ़ने लगती है, जिससे वर्षा तूफान की मात्रा बढ़ती है। लेकिन जब सूर्य कलंकों की संख्या घटने लगती है तब सूर्य पर तापमान बढ़ने लगता है और शुष्कता में वृद्धि होती है। और दूसरा जो है, एक सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ, एक थ्योरी बता रहा हूँ, है ना, जिसका नाम है मिलेंकोविच। आप याद रखिएगा इस थ्योरी का नाम, है ना, मिलेंकोविच दोलन सिद्धांत। ठीक है, मिलेंकोविच दोलन सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के जो अक्ष झुकाव में परिवर्तन आता है ना, उसके कारण भी जलवायु में परिवर्तन होता है। तो ये दो कारण है खगोलीय कारण, यानी जो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन्स हैं, इनमें से यही दो कारण हैं। ठीक, दूसरा है एक पार्थिव कारण, है ना। तो पार्थिव कारण में अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी विस्फोट होने का बात एकदम ज़रूर करना चाहिए इसमें, है ना। और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो आपको मालूम है कि बहुत ह्यूज अमाउंट में एरोसॉल हमारे जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, इसमें छा जाता है। और पृथ्वी पर पहुंचने वाले जो सौर विकिरण है, उसको जो सोलर रेडिएशन हम लोग बोलते हैं, उसको ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, पृथ्वी का जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसमें थोड़ा गिरावट आ जाता है। कहने का मतलब है डिक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, और जो वर्तमान में जो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो ग्रीन हाउस गैसेस है, उनकी जो वायुमंडल में मात्रा है ना, अमाउंट है, वो निरंतर बढ़ रही है ना, लगातार। तो जो जलवायु परिवर्तन का ये एक प्रमुख कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो ग्रीन हाउस गैसेस है, इनका बढ़ना। ठीक ना। तो अब मन में सवाल आ रहा होगा कि ग्रीन हाउस गैस क्या है भाई। तो नाम क्या है, ग्रीन हाउस और गैस। तो ये जो है, देखिए मैं बता रहा हूँ, उन गैसों को कहते हैं जो तापमान को अवशोषित करके वायुमंडल के तापमान को जो है बढ़ा देती है ना। यानी उन गैसों को हम ग्रीन हाउस गैस के कैटेगरी में रखेंगे, जो खुद जो है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है ना। और उस कारण क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक, जैसे कि आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ले लीजिए, मीथेन ले लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड ले लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो इनकी जो अमाउंट है उसमें इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का समस्या उत्पन्न हो रहा है। अभी वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रहा है ना, तो पिछले 300 सालों में से जो वैश्विक तापमान में जो वृद्धि दर्ज की गई थी, वो लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है ना, याद रहेगा। पिछले 300 सालों में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ठीक है, और जो हमारा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति, उसके बाद से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसमें लगातार वृद्धि होते रही है। और इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, है ना, समस्याएं उत्पन्न हुई है। जैसे जलवायु परिवर्तन से
जो संबंधित मुख्य समस्या है वो बहुत सारे हैं, है ना। तो जो मैं कहाँ पर बता रहा था, ठीक है। तो जिसे मैं कुछ कुछ समस्याओं के बारे में आपको बता रहा हूँ, है ना। तो पहला समस्या मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसका मैं पहले आपको नाम बता रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या समस्याएं जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग पहला है ना। दूसरा है ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। तीसरा है आपका हाँ ओजोन डिप्लीशन आप कह सकते हैं, ओजोन परत का जो क्षय है ना। ओजोन पृथ्वी के बाहरी एक कवचनुमा परत है जो विकिरण को, हानिकारक विकिरण को आने से रोक देती है ना, अवशोषित कर लेती है उसको या रिफ्लेक्ट कर देती है ऊपर में, अंदर नहीं आने देती है। तो ओजोन का परत जो है क्षय होने लगा इनके कारण, तो उस कारण से छिद्र होने लगा है और वो जो हानिकारक रेडिएशन है वो हमारे अर्थ पर पहुंच रहे हैं, हमारे वायुमंडल में, है ना, जिसमें हम जीवन यापन करते हैं, जिसमें जीवन का, ठीक है। तो इससे कैंसर वगैरह बहुत सारा बीमारी होता है, फसल का नुकसान वगैरह होता है, ठीक है। फिर आपका जैसे आप ये देखिए, आप जो इमेज देख पा रहे हैं इंटरफेस पर, है ना, ये सितंबर 8 2019 का है ना। और इसका अमाउंट का मेजरमेंट दिया हुआ है, आप ओजोन का देख पा रहे होंगे आप, है ना। 2020 का जो सीज़न है उसमें आपका ग्राफ वगैरह, ओजोन होल का एरिया वगैरह सारा कुछ दिखा है। ये डाटा जो है सितंबर 20 का है, ठीक। ये सब ट्रस्टेड डाटा है ना। जैसे ओजोन का जो 2020 में है 4/10/2020 का, ये आपका एनालिसिस है इसमें, है ना, रिसर्च है। तो ये सब है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये 7/4/20 का है पहला वाला, दूसरा वाला 13/3/20 का है, ठीक है। ये डेविएशंस का परसेंटेज वगैरह सब कुछ दिया हुआ है इसमें, है ना, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, उतना डाटा हम लोग उतना रिसर्च नहीं करेंगे अभी इस पर, हम लोग अपना काम का बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। तो चलिए अब आगे जो है, जो अगला मुख्य कारण है इसके कारण समस्या, वो है समुद्र के सतह का जो वृद्धि है। मतलब समुद्र के सतह का वृद्धि मतलब जो ओशन का लेयर है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो गर्मी बढ़ेगा तो जो ओशन में आइस है, ड्राई आइस है, वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा। तो जाहिर सी बात है उनका सतह में वृद्धि होगा, जो लिक्विड वाटर है वो उनका सरफेस बढ़ेगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, है ना, टोटल चीज़ जैसे कैटाबैटिक वाइंड्स है, उसके बाद इंक्रीजिंग स्नोफॉल का है, रिड्यूस्ड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इसका कारण है, रैपिड आइस स्ट्रीम फ्लो है, कोलैप्सिंग आइस शेल्फ है ना, इवापोरेशन, हीट लॉस, ये सब है इसका, ठीक है। जैसे सी आइस फॉर्मेशन एंड सॉल्ट रिजेक्शन है, चेंजिंग वाइंड्स है, टेम्परेचर, करंट एंड सी लेवल, ये सब है। वार्म वाटर का आप सरफेस देख पा रहे होंगे, ठीक है। लास्ट सी लेवल, राइट डिस्टेंस फ्रॉम आइस सीट, ये सब है सारा कुछ, है ना। रिटेटिंग ग्राउंड लाइन, रिबाउंडिंग कंटिनेंट है, लोकल सी लेवल फॉल है, आइस सेल्फ मेल्टिंग, ये सब यहाँ दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं क्लियर कट, है ना। तो अगला है बाढ़। तो बाढ़ एक बहुत अजीब समस्या है, बिहार वगैरह, असम वगैरह हर राज्य इससे प्रभावित है, झारखंड भी इससे अछूता नहीं है ना। झारखंड के भी कई ज़िलों में बाढ़ से और सूखे की समस्या, बाढ़ और सूखा की जो समस्या है, दो अलग अलग समस्या है, लेकिन इसको हम लोग एक कैटेगरी में रखेंगे, है ना। तो बाढ़ और सूखा का समस्या जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। तो बाढ़ उड़ाने से भारी नुकसान होता है ना, होता ही है। जैसे देखिए आप देख पा रहे हैं बोकारो में आया हुआ था बाढ़, इसका है ना। तो दैनिक जीवन त्रस्त हो जाता है ना, अस्त व्यस्त हो जाता है एकदम मनुष्य, ठीक है ना। उस पर से कचरा वगैरह फैला देंगे तो बाढ़ का पानी से और भी फसल वसल सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब जैसे सूखा का समस्या है, तो सूखे की समस्या में भी किसान का हानि हो जाता है ना। किसान, गरीब किसान सिर्फ खेती के भरोसे ही रहता है, भारत तो कृषि प्रधान देश है ही, आप जानते हैं। तो झारखंड में भी इसकी समस्या बहुत है, सूखे की समस्या। और जो वर्षा की मात्रा है उसका बारंबारता है, ये भी इसमें भी परिवर्तन आता है, ठीक है। फिर है जो जलवायु परिवर्तन, ये जो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, ये हमारे सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए
एक गंभीर समस्या आप कह सकते हैं इसको। तो इसके लिए हमें वर्ल्ड लेवल का प्रयास जो है ट्रायल किया जा रहा है। जैसे उसमें से कुछ कुछ है, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, है ना, उसमें यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का गठन हुआ था। ठीक है, 1992 में कहाँ हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो, याद रहेगा आपको। 1992 में 3 आपको ईयर बताऊंगा, 3 नहीं 4 बता दूंगा, बल्कि आपको 1992 बताऊंगा, 1997 बताऊंगा, ठीक है, फिर 1990 से उसको तुलना करूंगा, फिर आपको 2010 का बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसमें यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका गठन किया गया था। 1992 बोला मैंने, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन था, है ना। इसमें क्या हुआ था ना, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन हुआ था। ठीक है, क्लियर। आगे मैं बता रहा हूँ आपको कि 1997 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है, 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, इसमें धनी देश के लिए जो है 1990 के स्तर से कार्बन उत्सर्जन कटौती का निर्धारण किया गया था। ठीक है, 1997 में देखिए 1990 के स्तर से तुलना करवा रहा हूँ मैं आपको। 1919 के जो स्तर है कार्बन उत्सर्जन का, उससे कटौती किया गया था 1997 में, यानी 7 साल पश्चात। ठीक है, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल में धनी देश के लिए, ठीक है, धनी देश मतलब जो विकसित देश वगैरह है बहुत, है ना, तो वो सब है। अब 2010 में जो है 2010 में कानकुन जो है, इसमें जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौता किया गया था कानकुन में। तो जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है वो झारखंड के वन और पर्यावरण, ठीक है, जैव विविधता, कृषि उत्पादन और उसके प्रतिरूप जैसे औद्योगिक उत्पादन हो गया, वन्य जीव आप ले सकते हैं, और मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। तो वर्षा की मात्रा में अंतर हो गया, भूमिगत जल स्तर में लगातार गिरावट, ये सब भी जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। ठीक है, तो ये रहा आपका जलवायु परिवर्तन का परिचय। अब मैं अगला जो चीज़ आपको बताने जाऊंगा वो रहेगा पर्यावरण संरक्षण। और पर्यावरण संरक्षण जो है मैं झारखंड के संदर्भ में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई, ठीक है, झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई। तो झारखंड के साथ साथ जो है पूरे विश्व के लिए जलवायु परिवर्तन मानव जाति का सबसे बड़ा समस्या है, मैंने जैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो संयुक्त राष्ट्र विकास क्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम स्टैंड, देखिए इसका UNDP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हिंदी में, ठीक ना। तो इसके सहयोग से झारखंड, देखिए मैं झारखंड के संदर्भ में बता रहा हूँ अभी, है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जो है ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो UNDP बताया मैंने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, जिसका हिंदी है आपको मैं बता रहा हूँ हिंदी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, झारखंड राज्य का जो जलवायु केंद्र है वो किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, आगे चलते हैं हम। और जो भारत सरकार द्वारा जो एक गठित नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल, N स्टैंड्स फॉर नेशनल, A स्टैंड फॉर एक्शन, P स्टैंड फॉर प्लान, C स्टैंड फॉर क्लाइमेट, C स्टैंड फॉर चेंज। ठीक, तो NAPCC याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। NAPCC, NAPCC, N फॉर नेशनल, A फॉर एक्शन, P फॉर प्लान ऑन, C फॉर क्लाइमेट, C फॉर चेंज।
ठीक, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसने जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए 8 मिशन का घोषणा किया है। तो ये 8 मिशन क्या है, कैसे है, और इससे झारखंड में क्या इन मिशनों का कार्य है, क्या इनका फ़ायदा है ना, इससे हमारे JPSC के संदर्भ में क्या क्या सवाल बनेंगे और इन मिशनों को हम क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल aruniashram.prem सर के JPSC लेक्चर सीरीज में। आप विश्वास ही नहीं, एक आत्मविश्वास के साथ बने रहिए, और मैं आपको आत्मविश्वास पुनः डाल रहा हूँ आप में कि आप मेरे लेक्चर को सुन के इतना अच्छा जीके कर लीजिएगा झारखंड का, उस टॉप लेवल का, कि आपको इस एग्ज़ाम का टिक लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आपको करना सिर्फ यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इतने महत्वपूर्ण जानकारियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आप सबों के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों। आज मैं यहीं पे आपका अपना वीडियो को फिनिश कर रहा हूँ, अपने लेक्चर को। आज थोड़ा जल्दीबाजी है, इसीलिए मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, ठीक है। लेकिन रोकने से पहले मैं आपको उन 8 मिशन के बारे में उनका नाम बता दे रहा हूँ, ताकि आप आगे बार जो है अगला लेक्चर में उस पर आप कुछ सोच के आएंगे, रिसर्च करके आएंगे, हो सकता है, ठीक है। तो 8 मिशन का नाम मैं बता रहा हूँ याद रखिएगा, ये 8 मिशन बहुत ही ज़रूरी है इसके बारे में जानना, ठीक है। NSM पहला है, देखिए, नेशनल सोलर मिशन, पहला है NSM, नेशनल सोलर मिशन, ठीक है। दूसरा मैं जो बताऊंगा NMEEE, नेशनल मिशन फॉर इनहैंड एनर्जी एफिशिएंसी। याद रखिएगा, NMEEE, NMEEE, N फॉर नेशनल, M फॉर मिशन, फॉर, E फॉर इन हैंड, again E for energy, and the last E stands for efficiency, national mission for in hand energy efficiency, ठीक। फिर थर्ड जो है वो है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, NMSH, N फॉर नेशनल, M फॉर मिशन ऑन, S फॉर सस्टेनेबल, H फॉर हैबिटेट, ठीक है। NMSH, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। फिर चौथा जो है वो है NWM, ठीक, नेशनल वाटर मिशन, एंड नेशनल वाटर एम मिशन, ठीक, NWM, नेशनल वाटर मिशन। पांचवा जो है वो है NMSHE, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, NMSHE, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। फिर छठा जो है वो है NMGI, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, N फॉर नेशनल, M फॉर मिशन, फॉर G फॉर ग्रीन, I फॉर इंडिया, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, NMGI। सेवन्थ नंबर में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है NMSA, N फॉर नेशनल, M फॉर मिशन, फॉर S फॉर सस्टेनेबल, A फॉर एग्रीकल्चर, NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और जो आठवां है वो है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो मुझे उम्मीद है कि ये 8 नाम आप एक बार ज़रूर पढ़ के आइएगा, है ना। ये 8 नाम मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, एकदम लाइन से बता रहा हूँ, है ना। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इनहैंड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एंड नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो मुझे उम्मीद है आप एक बार इन पर पढ़ के आइएगा। कैसा लगा मेरा आज का लेक्चर, आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ और प्रतियोगियों के साथ ज़रूर इस चैनल को आप फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। और ये मौका अचूक है, एक बार आपका जीवन काल में ऐसा मौका आता है ना, इन परीक्षाओं पर अपीयर होने का। धन्यवाद दोस्तों, मैं फिर आऊँगा, आप बने रहिए आरुणि आश्रम कोचिंग के प्रेम सर के साथ। मैं इन्हीं के साथ आज का
अपना ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।